नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल। पे से दोस्तों फिर से अगली क्लास इंग्लिश की, जिसमें हम 50 से बाकी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन डील करेंगे। 50 तक हमने डील कर लिया था। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। और आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड इन लैंग्वेज टीचिंग बिकॉज इट इज टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, मतलब जांच किसी भी भाषा शिक्षण में आवश्यक है क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, क्योंकि यह पाठ्यक्रम का भाग है। इट्स टेल द टीचर्स व्हाट द स्टूडेंट्स कैन डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू। यह क्योंकि यह बताता है कि बच्चे क्या, टीचर को कि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, इसलिए जरूरी है। या फिर इट शुड हाउ सक्सेसफुल टीचिंग हैज बीन, अथवा इसलिए जरूरी है कि आपका जो पढ़ाया गया शिक्षण कार्य है वो कितना सफल हुआ। अथवा इट टेल्स द स्टूडेंट्स अबाउट देन प्रोग्रेस इन लैंग्वेज लर्निंग, अथवा यह बताता है कि बच्चों ने उस भाषा में कितनी प्रोग्रेस की है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। देखिए, इट इज ए पार्ट ऑफ, इसके लिए नहीं हम टेस्ट करते। टेस्ट टीचर नहीं जी नहीं, आप बच्चे को आग नहीं सकते को क्या कर सकता है क्या नहीं सकते, लेबल नहीं लगा सकते। ये किस लिए होता है दोस्तों? इट टेल्स द स्टूडेंट्स अबाउट थिन प्रोग्रेस इन लैंग्वेज, सॉरी थिन नहीं होगा दोस्तों, ये गलत है, ये भी गलत है। इट शुड हाउ सक्सेसफुल द टीचिंग हैज बीन, ये भी गलत है। इट इज द पार्ट ऑफ सिलेबस होना चाहिए इसका आई थिंक आंसर। नहीं रुकिए दोस्तों एक मिनट। थिन नहीं होगा दोस्तों, इट टेल्स द स्टूडेंट्स अबाउट प्रोग्रेस होगा दोस्तों, ये थिन नहीं है, इसलिए हमको लग रहा था आंसर गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा? ये बच्चों की प्रोग्रेस, कितनी प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में ये बताता है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा आंसर, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि फॉर प्रोफिशिएंसी एवेल्युएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विच स्किल इज एवेल्युएटेड। बताएं दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। बोला है प्रोफिशिएंसी इवेल्युएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल इज एवेल्युएटेड, रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव। तो दोस्तों इसका सबको पता है दोनों होगा ए एंड सी, बिकॉज हमारे पास 4 स्किल होती हैं, यल, यस, आर और डब्ल्यू। तो दोस्तों लिसनिंग और रीडिंग ये क्या है आपका? रिसेप्टिव स्किल है। क्या दोस्तों? रिसेप्टिव। इसको रिसेप्टिव भी बोलते हैं या फिर पैसिव स्किल भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि हम इसको जो ग्रहण करते हैं ना, ग्राह्य है ये। और स्पीकिंग और राइटिंग क्या है दोस्तों? ये एक्टिव स्किल है। इसको नोट कर लेना, जरूर आएगा दोस्तों, ये एक भी क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछता है। इसको प्रोडक्टिव भी बोलते हैं, प्रोडक्टिव स्किल बोलते हैं, बिकॉज आप बोलोगे तभी कुछ जाएगा, लिखोगे तभी किसी के सामने जाएगा। और लिसनिंग में सुन अंदर जा रहा है, रीडिंग हो तो भी अंदर जा रहा है। तो जो अंदर जाए वो रिसेप्टिव है और पैसिव है, जो बाहर आए वो प्रोडक्टिव है और एक्टिव है। इससे आप याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा कि ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड, मतलब जो बाल केंद्रित कक्षा होती है उसे कैरेक्टराइज पूछने के लिए बोल रहा है। तो वेरी पैसिव टीचर्स एंड एक्टिव लर्नर्स, मतलब उसमें अध्यापक क्या होगा? निष्क्रिय होगा और बच्चा क्या होगा? एक्टिव होगा। या फिर ए वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज फॉर द लर्नर्स, या फिर चिल्ड्रन सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द क्लासरूम, अथवा अध्यापक जो है एकदम कक्षा के बीचों बीच बैठा होता है। या फिर चिल्ड्रन टीचिंग अदर चिल्ड्रन अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर। तो दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका होगा चिल्ड्रन टीचिंग अदर चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाते हैं अंडर द, किसके सुपरविजन में? अध्यापक के सुपरविजन में होता है। मतलब बच्चा, अध्यापक क्या होता है? बस केवल देखता है, मतलब देखता है कौन कुछ कौन बच्चा लड़ाई तो नहीं कर, मतलब ऐसा सुपरवाइज करता है। बाकी बच्चे को ही पढ़ाते हैं उसमें, मतलब ऐसा क्या बोला था उसको? ए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोला जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा बोली जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि व्हेन वर्ड्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इट इज कॉल्ड। बताएं दोस्तों, जब बहुत सारे शब्दों की एक समूह सिचुएशन के अकॉर्डिंग ग्रुप डिवाइड हो जाए तो क्या बोलेंगे? तो फोनेटिक ग्रुप बोलेंगे, या लेक्सिकल ग्रुप बोलेंगे, या फिर ग्रामेटिकल ग्रुप बोलेंगे, या फिर सिमेंटिक ग्रुप्स बोलेंगे। दोस्तों उसे क्या बोलेंगे? लेक्सिकल ग्रुप्स बोलेंगे। ये कैसे होता है? जैसे मान लीजिए हो जाए कि दिस
इज माई अंकल, दिस इज माई आंट, दिस इज माई फादर, दिस इज माई मदर, दिस इज माई ब्रदर। तो दोस्तों ये क्या है, पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, आंटी अंकल मम्मी पापा भाई बहन। तो क्या है आपका ये लेक्सिकल ग्रुपिंग हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा विच इज नेचुरल मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इसमें से सबसे प्राकृतिक मेथड कौन है, मतलब नेचुरल वे में कौन पढ़ाता है। डायरेक्ट मेथड है, ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड है, बायलिंगुअल मेथड है, या फिर इन ऑडियोलिंगुअल मेथड, बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इसमें मदर टंग अलाउ नहीं होता है, मदर टंग नॉट अलाउड। ठीक, इसमें आप ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड में क्या होता है दोस्तों, मदर टंग अलाउ होता है, मदर टंग अलाउड होता है। बाइलिंगुअल मेथड में आपको इसमें मदर टंग अलाउ होता है। ऑडियोलिंगुअल मेथड ये एक तरह से आर्मी मेथड इसी को बोलते हैं दोस्तों, इसमें बस बोलना सिखाया जाता है। तो इसमें सबसे प्राकृतिक मेथड कौन है दोस्तों, तो डायरेक्ट मेथड है। क्या है आपका, डायरेक्ट मेथड है। ये पूरी तरह से क्या है, सिचुएशन बेस्ड है। इसमें मदर टंग अवॉइड किया जाता है, लेकिन बच्चे अधिक से अधिक इसमें सीख पाते हैं उस टारगेट लैंग्वेज को। नेक्स्ट हमारा कि रिमीडियल टीचिंग इंक्लूड्स, रिमीडियल टीचिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है दोस्तों, फिल द गैप द क्रिप्स इनटू ए पीपल्स लर्निंग, हेल्प द रिटर्निंग होमोजेनिटी इन द क्लास, रेक्टिफाई द कॉन्सेप्ट व्हिच हैव बीन मिसअंडरस्टूड। बताएं दोस्तों इसमें क्या होगा, जल्दी करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, फिल द गैप दैट क्रिप्स इनटू ए पीपल्स लर्निंग, मतलब जो बच्चे को, जैसे मान लीजिए आप मैथ में पांच चैप्टर पढ़ा दिया गया है, बच्चे को पहला और तीसरा चैप्टर नहीं आ रहा है, बाकी 3 चैप्टर आ रहे हैं, 2 चैप्टर आ रहे हैं, तो पहले और तीसरे चैप्टर पर रिमीडियल टीचिंग दी जाएगी। तो क्या होगा, जो गैप होगा वो फिल्ड हो जाएगा, फिर बच्चा वो मैथ जान मतलब उतना से फिर वो बाकी बच्चों के साथ पढ़ सकता है। ये होता है, तो ये करता ही दोस्तों, ये सही है। हेल्प इन रिटर्निंग होमोजेनिटी इन द क्लास, बिल्कुल जो बच्चों को ऐसे होते हैं जो स्कूल में आते रखते हैं रोने, क्यों, होमोजेनिटी हो जाती है, क्योंकि घर पे मतलब क्या होता है, घर से जैसे स्कूल जाते हैं उनमें होम सिकनेस हो जाता है, वो रोते हैं, वो एडजस्ट नहीं कर पाते। इसमें रिमीडियल टीचिंग क्या होता है, हेल्प करता है, बिल्कुल सही है। रेक्टिफाई मतलब होता है क्या, मतलब पता लगाना, रेक्टिफाई मतलब क्या होता है दोस्तों, पता लगाना, पता लगाना। तो कंसेप्ट विच हैव बीन अंडरस्टूड, उन बातों को पता लगाना जो कंसेप्ट उन्होंने अच्छे से समझे नहीं है। तो दोस्तों क्या होगा, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका डी ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा कि रिमेडियल टीचिंग इज नॉर्मल टीचिंग, रीटीचिंग, ग्रुप टीचिंग, डायग्नोस्टिंग ऑफ वीकनेस एंड सॉल्यूशन देयर ऑफ। बताएं दोस्तों ये क्या होता है। तो जब भी पूछे दोस्तों कि रिमेडियल टीचिंग क्या है, तो नॉर्मल टीचिंग नहीं है, रीटीचिंग भी नहीं, मत इसको कहिएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ग्रुप टीचिंग भी नहीं होता है, ये एक डायग्नोसिस है, पता लगाता है वीकनेस को और उसका सॉल्यूशन प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, डायग्नोसिस ऑफ एन अंडर अचीवर इज डिटेक्टेड बाय। अंडर अचीवर मतलब क्या था दोस्तों, यहां देखिए सबसे अच्छी बात है, अंडर अचीवर मतलब क्या होता है, पिछड़ा बालक, जो कि मतलब उपलब्धि प्राप्त करने से पीछे रह गया है। तो डायग्नोसिस एन अंडर अचीवर इज डिटेक्टेड बाय लर्निंग कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन, सॉल्विंग प्रॉब्लम, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। बताए तो इसमें आंसर क्या होगा। तो देखिए लर्निंग कॉन्सेप्ट, तो डायग्नोसिस जब किसी रिमेडियल टीचिंग देने से पहले जब किसी उस का डायग्नोसिस किया जाता है कि पता लगा इसमें किस पर्टिकुलर एरिया में उसको दिक्कत है, तो उसमें क्या क्या पता, कौन से लर्निंग कॉन्सेप्ट इसको समझ में नहीं आए हैं, इसको प्रॉब्लम सॉल्व पता चला किस कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व में दिक्कत हो रही है, तो भी होता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। मतलब आप डायग्नोसिस दोगे तो सबसे पहले उसको क्या कर, लर्निंग कॉन्सेप्ट पता कर चल जाएगा किस में उसको दिक्कत है, किस एरिया में दिक्कत है, फिर सॉल्विंग प्रॉब्लम, फिर उसको क्या करेंगे, उस समस्या का सुझाव देंगे या फिर उस समस्या को दूर करेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, फिर क्या करेंगे, फिर उसके नॉलेज जो चीज को में उसको समझ में दिक्कत हो रही थी उसको क्या करेंगे, फिर उसे समझाएंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ये क्या है, टेस्ट मेजर्स द लैंग्वेज स्किल नेचुरली, एमसीक्यू टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप, रीडिंग। पूछ रहा है कि इसमें सबसे बेस्ट नेचुरली मेथड कौन होता है जांच करने का किसी भी जांच में।
दोस्तों एमसीक्यू टाइप में आप केवल मान लीजिए पूछ दिया जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बोल देंगे नरेंद्र मोदी, मान लीजिए बोल दिए, तो इसमें आप बच्चे क्रिएटिविटी तो नहीं जान पाएंगे, आप ऑब्जेक्टिव में भी नहीं जान पाओगे, लेकिन सब्जेक्टिव जो होता है उसमें आप बच्चा थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा, मतलब इसमें क्या करेगा दोस्तों, ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होगा उसका, ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब मानसिक उद्वेलन जो होगा, तो इसलिए सब्जेक्टिव जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, स्किल होता है नेचुरली किसी भी जांच को परखने के लिए। अगला देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, बताएं दोस्तों इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन कम्युनिकेटिव सीएलटी का पार्ट नहीं है। तो बोर्डम ऑफ द टीचर, एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ द लर्नर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एडवाइजरी रोल ऑफ द स्टूडेंट। तो दोस्तों आपको पता है सीएलटी एक सिचुएशनल बेस्ड होता है, इसमें यह भी होता है कि इसमें लर्नर जो होता है एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, एडवाइजरी ऑफ द स्टूडेंट भी होता है, लेकिन बोर्डम ऑफ द टीचर इज द रॉन्ग आंसर। सो हमारा क्या हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, व्हाट इज द टीचर्स रोल इन टीचर्स रोल इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, नेगेटिव रोल, इंस्ट्रक्टर, डिक्टेटोरियल रोल या फिर नन ऑफ दिस, बताएं दोस्तों इनमें से इन चारों में से कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें ना नेगेटिव रोल नहीं होता है, डिक्टेटोरियल भी नहीं होता है, तानाशाही थोड़े करता है वो, इंस्ट्रक्टर होता है, मतलब निर्देश देता है बस कि मतलब ये तुम सिचुएशन देगा कि आप पोस्टमैन बन जाओ, ये आपके कस्टमर बन जाएंगे, और एक सिचुएशन देके इंग्लिश में बातचीत कराई जाती है, तो एज इंस्ट्रक्टर वो काम करता है, आपको पता है। मल्टीलिंगुअलिज्म हैज इट्स एस्पेक्ट एज, बहुभाषाविद क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, बहुभाषावादी। हैज इट्स एस्पेक्ट एज इंडिविजुअल एस्पेक्ट, क्लासरूम एस्पेक्ट, ए एंड बी बोथ, तो क्या होगा दोस्तों, तो इसका दोनों हो जाएगा ना, ए और बी दोनों, मतलब क्लासरूम एस्पेक्ट भी है और इंडिविजुअल एस्पेक्ट भी है, व्यक्तिगत भी है आपका। नेक्स्ट है हमारा, द क्लासरूम कैन बी मल्टीलिंगुअल, मोनोलिंगुअल, बाइलिंगुअल या फिर ऑल ऑफ दिस, तो क्या होना चाहिए बताएं दोस्तों। तो क्लासरूम कैन बी मतलब कक्षा हो सकती है मल्टीलिंगुअल, मोनोलिंगुअल, बाइलिंगुअल या ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों क्लास में बहुत सारे बच्चे विभिन्न प्रांतों से आके भी बस हो सकते हैं, मल्टीलिंगुअल भी हो सकती है, मोनोलिंगुअल भी हो सकती है और बाइलिंगुअल भी हो सकती है, इसलिए हमारा क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है हमारा, रिमीडियल टीचिंग इज अप्लाइड बिफोर एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग व्हेन एवर स्टूडेंट्स वांट, आफ्टर एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग व्हेन एवर टीचर वांट्स। तो बताया दोस्तों कि रिमीडियल टीचिंग कब होती है, तो व्हेन एवर टीचर वांट्स नहीं, बिफोर एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग, व्हेन एवर स्टूडेंट वांट, आफ्टर एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग। तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा बताएं। तो रिमीडियल टीचिंग कब दी जाती है, या रिमीडियल टीचिंग का टाइमिंग पूछा है दोस्तों, रिमीडियल टीचिंग कब दी जाती है, तो या तो आप स्कूल के पहले दो, या तो स्कूल के आप पहले दो या फिर स्कूल के बाद दो, बीच में आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, या तो स्कूल के टाइम से पहले दो रिमीडियल टीचिंग या फिर स्कूल के टाइम के बाद दो। और इसमें डेली टीचर भी जो आप बाहर से भी टीचर मंगा सकते हैं, या फिर स्कूल के भी टीचर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बस शर्त क्या होना चाहिए, टीचर को एनर्जेटिक होना चाहिए, जोशीला होना चाहिए और सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। तो क्या होगा, आफ्टर क्लास एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया है, एक ऑप्शन दिया है बस। Which among the following is a characteristic of essay of type examination? इसमें से कौन सी विशेषता है essay type examination की, इकोनॉमिकल है, फ्रीडम एक्सप्रेशन है, एवोल्यूशन ऑफ द पर्सनालिटी है, फिर ऑल ऑफ द एबव। बताएं दोस्तों कौन सा होगा। Among the following is a characteristic of essay type examination, इकोनॉमिकल है, फ्रीडम एक्सप्रेशन है, एवोल्यूशन ऑफ पर्सनालिटी है, या फिर ऑल ऑफ द एबव है। तो दोस्तों सही बात है, इसमें इकोनॉमिकल है, कम खर्चा होते हैं, अपने दिमाग की अभिव्यक्ति को पूर्ण रूप से आप जाहिर कर सकते हो, जो भी आपके दिमाग में आप लिख सकते हो, क्रिएटिविटी होती है, और आपके पर्सनालिटी को जांच करने के लिए आपने क्या सोच सकते हो ये भी बताता है, इसलिए हमारा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। बिकॉज शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बस हाँ या नहीं में उत्तर में देना होता है, टिक लेना होता है, उसमें आप किसी को जांच नहीं कर सकते ये कैसा व्यक्ति होगा, क्योंकि रिलायबल है, वैध है, मानता हूं, लेकिन आप किसी को जज नहीं कर सकते कि कितना बच्चा जानता है। क्या पता 5-10 क्वेश्चन को याद करके वही लिख दे, तो आप नहीं जान सकते उसके दिमाग में क्या चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड
विच एमंग द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, नेग्लिजेंस ऑफ थॉट्स, ग्रेटर चांसेस ऑफ चीटिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। विच एमंग द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में कौन कौन से दोस्तों इंक्लूड हो सकते हैं? डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन बिल्कुल होता है, नेग्लिजेंस थॉट्स, ग्रेटर चांस ऑफ चीटिंग बिल्कुल, अभी मैंने बताया, ऑल ऑफ द अबव, सारे चांस होते हैं। क्या क्या? कंस्ट्रक्शन, आप निर्माण नहीं कर सकते, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते दोस्तों। उसमें क्या है, आप उसमें कुछ सृजन नहीं कर सकते। अगर पूछ दिए कि भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली, तो अब इसमें क्या दिल्ली से आकर थोड़ी ला सकते हो आंसर को? बस दिल्ली है तो दिल्ली है, आ रहा है तो लिखिए, नहीं आ रहा है तो बस नहीं, तो इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। नेग्लिजेंस ऑफ थॉट्स, आप अपने दिमाग, अपने विचार को नहीं, जो बस उसमें हाँ या नहीं में उत्तर देना होता है, आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं अपने तरफ से डाल सकते। और ग्रेटर चांस ऑफ चीटिंग, और बहुत सारे चांस होते हैं चीटिंग करने के, बिकॉज मान लीजिए 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन किसी मूर्ख बालक को भी बता दोगे, बस थोड़ा पढ़ना लिखना आता होगा कि हाँ 50 क्वेश्चन आएगा, इसको तैयार कर लो, तो वो लिख देगा दिल्ली है इसका, अगर भारत का राजधानी दिल्ली है, आगरा में ताजमहल है, तो याद कर लेगा, फिर जाकर वो ऐसे टिक कर देगा, तो वो भी पास हो जाएगा। इसलिए इसमें तीनों चांसेस बेस्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा कि द वर्ड एग्जामिनेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनी, एग्जाम, एग्जामाइन। बताएं दोस्तों, सबको पता है दोस्तों कि एग्जामिनेशन वर्ड्स कहां से आया था? इज द ग्रीक वर्ड, इज द एग्जामिन से आया था। अगला है द लैंग्वेज ऑफ डिसऑर्डर मीन्स चाइल्ड एज, मतलब जो भाषा के दिक्कत होती है उसका क्या बोलते हैं? डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, मीनिंग गलती है थोड़ा, यम ई होगा, difficult on expressing his thought, trouble producing some sounds accurately, either both and B। बताएं दोस्तों, तो लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या हो सकता है दोस्तों? बताएं। तो आइदर, या तो पहला हो, मतलब उसे जैसे आपका होता है ना डिसलेक्सिया होता है, डिसलेक्सिया, ये सब डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, तो उसे मैंने मीनिंग समझने में भी दिक्कत हो, या ट्रबल प्रोड्यूसिंग सम साउंड एक्यूरेटली, तो भी हो, तो क्या होता है दोस्तों? पढ़ने में दिक्कत, उसको क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज इज इवॉल्व्ड, कन्वेंशनल, एंड बोथ बी, नन ऑफ दिस। बताएं दोस्तों क्या होगा? लैंग्वेज क्या है? भाषा क्या है? इवॉल्व्ड है, हाँ बिल्कुल, एक दूसरे से संबंधित है। कन्वेंशनल भी, इसलिए हमारे ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला है कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टिल द विच ग्रेड मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन? ग्रेड 3, ग्रेड 5, ग्रेड 10, ग्रेड 8। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना लो, इस पे एकदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आएगा ये। तो क्या है अकॉर्डिंग टू द नेशनल, मतलब जो एनपीई है हमारा, उसमें मदर टंग को कौन से ग्रेड मीडियम इंस्ट्रक्शन दी गई है, मतलब तो कौन सा है दोस्तों? ग्रेड 5, ग्रेड 5, ग्रेड 5, ग्रेड 5, ग्रेड 5 को एकदम नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लैंग्वेज इज यूज्ड कम्युनिकेट टू डायरेक्ट कॉमन ऑल ऑफ दिस। बताएं दोस्तों, तो लैंग्वेज क्या होता है? कम्युनिकेट करने के लिए, भाषा संवाद के लिए होता है ना, कि आपने एक भाषा, लैंग्वेज कई प्रकार से हो सकता है। साइन लैंग्वेज भी होता है दोस्तों, अंतरिक्ष में जो जाते हैं वो साइन लैंग्वेज बात करते हैं, जो मूर्ख बधिर होते हैं, देखते हो ना आपको समाचार पे, वैसे जो समाचार पढ़ेगी और ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे, पता नहीं बच्चे समझ जाएंगे। तो लैंग्वेज कई मीडियम कई हो सकते हैं। तो कम्युनिकेट संवाद मतलब इसमें दो लोग होते हैं, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, मतलब एक की बात यहाँ पे गई फिर इसने यहाँ पे बताया और दोनों बात एक दूसरे समझ गए, वो क्या है? आपका एक भाषा है, मतलब दो टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। लैंग्वेज विच थिंग्स इज द मीडियम ऑफ टू एक्सप्रेस योर थिंग्स टू अदर पर्सन इज कॉल्ड लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारा which among the following help in preserving ideas and feelings? बताएं दोस्तों इसमें कौन सा होगा? Which among the following helps in preserving ideas and feelings? लैंग्वेज, मैथ, तो दोस्तों क्या है इसमें? साइंस मैथ थोड़े होगा, आपका क्या होगा? लैंग्वेज क्या है? आपका आपकी आइडिया, आपके विचार को, आपके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका है। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का कि प्रोफिशिएंसी इवैल्यूएशन इंक्लूड्स ओनली स्पोकन राइटिंग, इंग्लिश, ओनली रीडिंग। तो दोस्तों आपको सबको पता है कि प्रोफिशिएंसी मतलब जांच किसी में स्पोकन और राइटिंग दोनों में होनी चाहिए, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं थी ज़्यादा। और लास्ट आज का क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन
द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एम एट ऑफ सब्जेक्टिविटी हैबिटिंग एलिमिनेटिंग प्रेजेंटिंग। तो दोस्तों इसका आप आंसर मुझे आप कहाँ देंगे, होमवर्क में देंगे, कमेंट बॉक्स में। ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में से देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो एक बार पुनः कहता हूँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिनका 16 तारीख को एग्जाम है सीटेट का, उसे बेस्ट ऑफ लक है। गो एंड